ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स होती हैं उसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अलग अलग डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि एमेनोरिया। ठीक है। एमेनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं। ठीक। फिर डिसमेनोरिया आता है। डिस मतलब होता है डिसफंक्शन, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है फीमेल्स को। ऑल राइट, उसको डिसमेनोरिया कहते हैं। ऑलिगोमेनोरिया। ऑलिगोमेनोरिया में क्या होता है ना, कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यूजुअली वो 28 डेज से लेकर 30 डेज का होता है। बट इन केस ऑफ डिसमेनोरिया, सॉरी ओलिगोमेनोरिया, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, मीन्स कि वो 35 डेज या 40 डेज पर आता है। तो उसे कहते हैं डिस ओलिगोमेनोरिया। देन मेनोरेजिया आता है। मेनोरेजिया में क्या होता है? पेनफुल ब्लीडिंग होती है, मतलब कि आई एम सो सॉरी, मेनोरेजिया में आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज्यादा। यूजुअली क्या होता है, 80 ml होता है नॉर्मल ब्लीडिंग फीमेल्स को। बट मेनोरेजिया के केस में क्या होता है ना, कि बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है, मतलब एक दिन में जो फीमेल्स होती हैं, फर्स्ट और सेकंड डे तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं कि इजीली 5 to 6 पैड्स वो चेंज कर लेते हैं। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो कि पीएमएस भी होता है, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होता है ना, कि मेंसेस जब आपके आने वाले रहते हैं उस टाइम क्या होता है, आपको नौजिया फील होता है, आपको वॉमिटिंग फील होती है, क्रैम्प्स फील होता है, ब्रेस्ट आपके जो होते हैं बहुत ही टेंडर हो जाते हैं, उसके साथ साथ फेशियल एक्ने आ जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके साथ मूड स्विंग्स भी होता है, बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जा रहे हो, बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो, एंग्री हो जा रहे हो, एंड सो ऑन। तो ये आपका पीएमएस में आता है। तो ये क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं कलेक्टिवली। ठीक है। और जब इंडिविजुअली देखें तो वो टर्मिनोलॉजीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ये 5। उसके बाद नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है कि डिस्चार्जिंग ऑफ ब्लड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है। यूट्रस की लाइनिंग से क्या हो रहा है? ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है। और वो कब हो रहा है? रेगुलर इंटरवल पे, 1 लूनर मंथ, 28 to 30 डेज के इंटरवल पे हो रहा है। ठीक है। प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक। ठीक है। मतलब कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आपकी यूजुअली 12 to 13 ईयर्स होती है, और लास्ट करती है आपकी 45 to 50 ईयर्स तक, जिसको कि मेनोपॉज करते हैं। मीन्स की मना के आपकी मेंसेस स्टार्ट हुई, देन मेनोपॉज जब आपके मेंसेस बंद हो गए। तो इतना समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मैंने उस दिन पढ़ाया था। अभी हम डिस्मेनोरिया पढ़ते हैं। उस दिन मैंने डिस्मेनोरिया भी बता दिया था। डिस्मेनोरिया मतलब होता है पेनफुल ब्लीडिंग। ओके। मतलब बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। अब इसमें नेचुरोपैथी का मैनेजमेंट देखते हैं हम। हाइड्रोथेरेपी पढ़ाया था मैंने। मसाज। ठीक है। अब मसाज पे चलते हैं, कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा, ऐसे मैं आपसे ही पूछ रही हूँ नॉर्मली, मान लो अब किसी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है मेंसेस के टाइम, तो हम क्या करते हैं यूजुअली? घरेलू नुस्खा क्या करते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में घरेलू नुस्खा भी तो यूज करते ही हैं। तो क्या करते हैं हम जब बहुत ही हम ज्यादा हॉट वाटर बोतल पीरियड? से हॉट वाटर बोतल से जैसे आप लोअर एब्डोमिनल में रख लेते हैं ऐसे। नाइस, वेरी गरम। गुड। क्या करते हैं? मैम, या फिर देखो मतलब कि देसी अगर आपने पूछा है तो जैसे गर्म चाय या गर्म हलवा। हाँ। शुगर यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पेन को थोड़ा ना बढ़ाने का काम करता है। सो शुगर की और जगह वी कैन हैव डेट्स, चीनी नहीं, डेट्स और जैगरी और और नेचुरल फ्रूट। उसी टाइम पे घी भी खा लेते हैं। राइट, वो उस दिन मैंने बोला था ना, घी। मतलब अगर आप चाय बना रहे हो मान लो, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो आपका इतना चाय में फ्रिक्वेंट हो घी रहा डाल के पीना। है, हाँ जी। चाय में घी डालते हैं। ठीक है। तो चाय हाँ में घी जी। डालते हैं, वो कैसे बनाते हैं कि चाय में थोड़ा सा चाय पत्ती डालोगे, ज्यादा नहीं। अदरक की क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम्म। एनाल्जेसिक का काम करता है अदरक, पेन को आपके क्योर करने का काम करता है। 1 चम्मच घी डालोगे और थोड़ा सा गुड़ का पाउडर। ठीक है। दैट्स इट। आप मिल्क भी बहुत ही कम यूज करोगे। मेरा तो यही एडवाइस है कि कोकोनट मिल्क यूज करो या आलमंड मिल्क यूज करो, वीगन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर अवेलेबल नहीं है किसी के लिए, तो टाइनी बिट ऑफ मिल्क इन वाटर,
आपका टी लीव्स, जैगरी पाउडर, देसी घी डाल दिया एंड उसको सिमर कर दो अच्छे से, और अदरक डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसको आप गर्मा गर्म पियो। उससे क्या मैम होगा, आपके ये जो चीज है ना मैम, ये लूज मोशन में भी काम करती है। हमारी दादी ने हमारे को बचपन से मतलब कि ये चीज ना लूज हम्म, मोशन में भी दी है। जैसे अगर पेट डिसऑर्डर हो जाता है ना, जैसे मतलब कि मोशन ज्यादा आ रहे हैं, मरोड़ उठ रही है पेट में, हम्म। तो अगर हाँ, एक ये घी वाली मरोड़ चाय के पी लो लिए। हाँ, हाँ, एक घी वाली चाय पीने से मरोड़ भी बंद हो जाते हैं और पेट भी बंद जाता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है उसको दवाइयां ना दे करके हम लोग यही चीज पिलाते हैं, चाय में घी डालकर। होता क्या है ना, इसका रीजन होता है, देखो मेंसेस के टाइम भी क्या होता है ना कि इंसान को फ्रिक्वेंट या तो मोशन होंगे या फिर यूरिनेशन का अर्ज होगा। क्यों होगा, उसका रीजन होता है। जब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखोगे तो जो आपका यूट्रस होता है, उसी के पास आपका ब्लैडर भी होता है, देन आपके इंटेस्टाइन भी होते हैं। तो उस टाइम यूट्रस क्या हो रहा है, थोड़ा इन्फ्लेम हो रहा है, ठीक है। वो जब थोड़ा इनलार्ज होगा तो बाकी जो दोनों ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, वहां पर कंजस्टेड होंगे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मेंसेस के ड्यूरिंग अगर थोड़ा भी पानी पी लेते तो हमें वो फ्रिक्वेंटली अर्ज होता है कि हम यूरिनेट करें या मोशन पास करें, इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता है, ये चीज होती है। तो उसीलिए अदरक और इन चीजों को देते हैं। और दूसरी चीज ये भी होती है, जो अदरक होता है उसमें बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि पैराडॉल, जिंजरोल, शोगाओल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पेन रिलीविंग काम करते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इसीलिए अदरक को हम यूज करते हैं फॉर क्योरिंग पेन, ठीक। और अगर अब पीरियड के कुछ दिन पहले प्रायो पेशेंट जिनको दर्द होता है, उनको हम बोलते हैं कि आप एक लाइट मील लेना स्टार्ट कर दो, बाहर का जंक वगैरह मत लो, ठीक है। आप फ्रूट जूसेस ले लो, वेजिटेबल सैलेड ले लो, कोकोनट वाटर ले लो, तो क्या होगा ना, जब आपके मेंसेस आने वाले होंगे तो उतना ज्यादा पेन नहीं करेगा जितना सवेयर करता है। और साथ ही साथ सिनेमन, दालचीनी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है आपके स्पैजम्स को कंट्रोल करने में, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिक्रीशन होता है, उसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है और रिड्यूस करता है, ठीक। तो मसाज के बारे में पढ़ते हैं, ये आप लोगों ने ठीक बताया, और मैं मैंने भी, बॉडी हाँ। की बात मैं बोलूँ। मैं बॉडी की बात हाँ। में बोलना चाहता हूँ। मैम, हम्म। हमारे घर में मेरे वाइफ का जो उसी टाइम पे, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कितना क्या है। वो फ्रूट्स लेकिन अवॉइड करती है। वो बोलती है उसी टाइम पे मैं फ्रूट्स नहीं लूंगी। और दूसरी बात है, उसका पीरियड के टाइम पे वो जनरली प्रेफर करती है चिकन सूप की। अच्छा, ये चिकन मेरे को सूप ले। हाँ, ये मेरे को मालूम पता नहीं है उसका, उसके पीछे साइंस क्या है। उसके पीछे साइंस ये है ना कि चिकन जो सूप होता है, और चिकन जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। जिस और क्या होता है ना, चिकन अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमेशा आपको फिलिंग प्रोवाइड कराता है। जब आप प्रोटीन रिच फूड लेते हो ना तो आपका पेट फुल रहता है, इसलिए आपको प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवन कोल्ड एंड कफ लोग बोलते हैं कि आप चिकन सूप लो। तो चिकन सूप आपको बहुत ही वार्मथ रखता है। वो जो पेन होता है ना आपका, वो उतना ज्यादा ट्रिगरिंग नहीं होता है जब आप चिकन सूप लेते हो, इसीलिए। और वो हीलिंग एंड नरिशिंग होता है, चिकन मैम सूप। बेसिकली वही गर्म चीजें खाने के लिए जैसे बोलते हैं कि भाई गरम गरम एग्जैक्टली, कुछ भी लो गर्म तो हाँ। चीजें हो लेकिन वो हेल्दी चीजें हो, तो चिकन सूप बहुत ही हेल्दी और अच्छा है। आप वेजिटेबल सूप ले रहे हो, वो भी अच्छा है। देखो होता क्या है ना, कि मैंने बताया ना कि मूड स्विंग और बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी को क्या होता है ना, कि किसी को क्रेविंग होती है शुगरी चीजों की ड्यूरिंग मेंसेस, वो बोलता है मुझे चॉकलेट और मीठा खाना। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ खाने का मन नहीं करता है। आपके वाइफ के केस में ऐसा है कि उनको चिकन सूप बहुत ही रिलीविंग और सूदिंग लगता है, इसीलिए वो कंज्यूम करती है, दैट्स इट। और बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही हाँ, अच्छा है बोले। लेकिन फ्रूट्स खाने के लिए क्यों मना करती है, मेरे समझ में नहीं आ रही है उसको उसी टाइम पे। फ्रूट्स खाने के लिए क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती होगी। हो सकता है कि उसको खाने के बाद उनको मोशन जाना पड़ता होगा बार बार, क्योंकि वो बहुत फाइब्रस भी होता है ना फ्रूट्स, और उस टाइम वैसे हम्म, भी मोशन होते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है जाने का, ना खाने का। ओके। ओके। हम्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है ना, कि जब आप लोग एक प्रॉपरली किसी भी डिजीज को समझ जाते हो तो धीरे धीरे आप उसके लिए डायग्नोस खुद बनाकर ट्रीटमेंट क्या देना है ये स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया,
तो यही चीज होता है। नेचुरोपैथी में क्या है, फूड साइंस और हर्ब साइंस और ट्रीटमेंट साइंस ही तो है। तो जब आपको पता रहेगा कि कौन से फूड ग्रुप में क्या पाया जा रहा है और उसका क्या काम होता है और वो कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो आप किसी भी डिजीज के लिए ना बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हो। ठीक, जैसे कि मैंने अभी कुछ फूड ग्रुप बताए ना, कि सिनेमन हो गया, आपका जिंजर हो गया, और इवन चिकन सूप हो गई, ठीक है, या फेनल हो गया जिसको सौंफ कहते हैं, कैल्शियम रिच फूड हो गया, ये सब अच्छा काम करते हैं डिस्मेनोरिया में। ठीक है, अब आगे है मसाज, मसाज थेरेपी। तो मसाज क्या करता है ना, और बेसिकली मसाज कहाँ का करवाना चाहिए ये भी मैं बता देती हूँ। Effect of massage on the circulatory, lymphatic and nervous system has been intensively studied। ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, और सेकेंडरी क्यों होता था, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से। ठीक है, ये चीज आप लोग नोटिस करना। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या करता है कि स्ट्रेस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका पेन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो by activating sympathetic responses and inhibiting parasympathetic responses, ठीक है, मसाज हैज बीन प्रूव टू रिड्यूस स्ट्रेस और रिलैक्सिंग और कामिंग इफेक्ट देता है, और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाता है। तो जो अब्डोमिनल मसाज है, एवरी डे फॉर 5 मिनट्स 6 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन, को इफेक्टिव बोला गया है पेन को कम करने में। अब देखो, उस टाइम क्या होता है ना, जब पीरियड होते हैं तो उस टाइम बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को, या फीमेल को बोल लो, और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें टच ना करे, यूजुअली ऐसा ही होता है, वो बहुत ही क्रैंकी मूड में रहते हैं। तो जब आपको पता है आपके पास कोई पेशेंट ये चीज लेकर आ रहा है कि सर और मैम, मुझे ना ड्यूरिंग मेंसेस बहुत पेन होता है, आप क्या करोगे, सिंपली बोल दोगे कि मेंसेस के कुछ दिन पहले आप पहले अपना साइकिल वो टेपर करो, और मेंसेस के कुछ दिन पहले आप लाइट अब्डोमिनल मसाज लिया करो, लाइट अब्डोमिनल मसाज विथ कैस्टर ऑयल फॉर 5 to 6 minutes, दैट्स इट, इन सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये क्या काम करेगा मैं बताती हूँ। बहुत बार क्या होता है ना कि हमें गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से भी ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो फील होते हैं ज्यादा ज्यादा। बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं, स्पेशली जो पुराने समय के लोग होते थे, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती थी जितना ज्यादा सवेयर प्रॉब्लम अभी होने लगा है। क्यों? लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं या फिर एक्टिविटी नहीं करते हैं, या तो उनका जो फूड हैबिट होता है वो फॉल्टी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ब्लोटेड आप हमेशा फील करते हैं ना, गैस फॉर्मेशन होता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है ना, तो वही चीज आपको बहुत ज्यादा पेन देती है। जब आप मसाज करें वो भी कैस्टर ऑयल से ना, तो वैसे भी कैस्टर ऑयल ब्लोटिंग को कम करने में बहुत अच्छा होता है। किसी को ब्लोटिंग है ना, आप बस नेवल पे कैस्टर ऑयल डाल दो, उसके साथ उसको आप हॉट फर्मेंटेशन दे दो, देखना इंस्टेंट उनको रिलीफ मिल जाता है। बिकॉज कैस्टर ऑयल जो होता है ना थेरापेटिक होता है, ना केवल वो ब्लोटिंग ठीक करता है, बट कैस्टर ऑयल अनवांटेड सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने का भी काम करता है। जब आप कैस्टर ऑयल मसाज देते हो अब्डोमेन पे ना, तो अगर किसी को पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या स्टोन्स वगैरह की भी प्रॉब्लम है, तो धीरे 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 अगर आप कैस्टर ऑयल पैक या कॉम्प्रेस लगा रहे हो तो डिसॉल्व करता है। इतना होता है अच्छा कैस्टर ऑयल। बट ये तभी इफेक्टिव होता है जब साथ साथ उसके आप डाइट और प्रॉपर बाकी चीजें भी ले रहे हो। ठीक है, तो लाइट मसाज हम देंगे मैम ये जो आपने कुछ दिन। स्टोन के लिए कहा, ये किडनी में स्टोन के लिए कहा है? हाँ, गॉल ब्लैडर हो गया, या आपकी रीनल स्टोन हो गई, तो कैस्टर ऑयल के पैक्स आप लगा सकते हैं, उसके साथ बाकी जो डाइट और सारी चीजें चलती हैं वो देंगे आप। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है, आप लोग इसके बारे में पढ़ना। होता क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है, बट देर इज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, बारबरा ओ नील, आप उनको गूगल करना। शी इज अ नेचुरोपैथ, एंड बहुत ही बड़ा उनका एक रिजॉर्ट टाइप का है, हॉट स्प्रिंग सेंटर, जहाँ पे वो अपने पेशेंट्स को कैस्टर ऑयल कॉम्प्रेस और पैक्स देती हैं। किस चीज के लिए? फॉर पीसीओएस और फाइब्रॉइड्स और फॉर रीनल स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन, अलोंग विद डाइट थेरेपी एंड नेचुरोपैथी थेरेपीज। एंड वो ये बोलते हैं कि ये चीजें क्या करते हैं, विद टाइम उसको एकदम से वैनिश करने का काम करते हैं। एंड अगर आप एकदम प्योर फॉर्म में कैस्टर ऑयल ले रहे हो, एक होता है मार्केट से, एक होता है कि आप कैस्टर सीड्स ले लिए,
और उसको आपने खुद सीमा किया और बनाया, तो वो सबसे प्योरेस्ट और नेचुरल है जिसको आप यूज कर सकते हो। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिसके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मेल एलोपेशिया एंड ऑल। सो हाँ, इसको आप नोट आरे डाउन में कर। भी काम करता है कैस्टर में। हम्म। और बाबरा ओनील जो है उनके बारे में आप आज पढ़ना, एंड उनकी चीजों को आप देखना। सो तो ये कस्टर्ड का मसाज। हाँ। कस्टर्ड का तासीर थोड़ा गर्म रहती है। कैस्टर की तासीर गर्म होती है, मगर होता क्या है ना कि कैस्टर ऑयल को लेग्जेटिव के तौर पे जब देते हैं तो उससे मोशन भी क्लियर होता है ना, और उसको पीने को करेक्ट, भी तो दिया जाता है। करेक्ट, ये बात हाँ। सही है। तो हम नॉर्मल वो। डिलीवरी के लिए भी दिया जाता है। हम्म। ये चीज देखो, किसी भी चीज को हमें बैलेंस और मॉडरेशन करके चलना है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हरी सब्जियां खाओ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भर भर के बस हरी सब्जियां ही खाओगे और चावल नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे। क्या करेगा? या तो कॉन्स्टिपेटेड फील कराएगा, या तो बहुत ही ज्यादा स्टूल पास होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा फाइब्रस होता है। तो हर चीज को मॉडरेशन में देते हैं। अब कैस्टर ऑयल ही यूज कर रहे हो, तो मैंने क्या बताया, अगर किसी को मोशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, आप उसको वो बोल दोगे कि उसको पी लो दूध में मिला के। और अगर वो ब्लोटिंग फील करता है, गैस्ट्राइटिस है, तो आप उसको क्या करोगे, नेवल पे पोर करके उसको मसाज और हॉट फॉर्मेंटेशन दोगे। अगर फाइब्रॉइड है तो आप क्या करोगे, कैस्टर ऑयल पैक्स बना के दोगे, है ना। कॉटन में कैस्टर ऑयल को आपने डिप करके उसको नेवल एरिया के नीचे वाला जो एरिया होता है, हाइपोगैस्ट्रिक और आपका इंग्वाइनल रीजन, इलियक रीजन, उस पे आपने उसको लगाकर बेडशीट पैक से रैप कर दिया। 40 से 45 मिनट वो रहेगा, वो अपना काम कर देगा। और वो डीप पेनिट्रेशन भी करता है। तो ये ऐसे काम करता है। मैम आपने जो ये बताया है कि नेवल पे जैसे ये कैस्टर ऑयल डाल दिया, उसके बाद हॉट जो आप बोल रहे हो, क्या चीज बता रहे हो फॉर्मेंटेशन। मैम, वो कैसे होगी? हॉट वाटर बैग होता है ना। हाँ जी। हाँ, तो उसको क्या करोगे, गर्म कर लो, उसको फिर कपड़े से रैप करके पेट पे रख दो, सिंपल। और जिसके मतलब कि पास जैसे हॉट, बोला कैस्टर था। ऑयल डाल दिया और उसके ऊपर हॉट वाटर बोतल रख करके ऊपर से रैप कर लिया। मतलब वाटर बॉटल को रैप करके, क्योंकि जो हमारे पेट का जो हिस्सा होता है वो हाँ थोड़ा हाँ, गर्म सेंसिटिव। पानी डाल दिया फिर। क्या? इसको बोलते हैं पट्टी, मैम पट्टी बांधता है। उसके अंदर गर्म पानी डाल। हॉट वाटर बोला ना मैंने, तो हॉट वाटर में तो गर्म पानी भरोगे ना आप। देखो मेरी बात सुनो। हमारे मान जा। जब डायरेक्टली अगर गरम गरम चीज पेट पे लगाओगे तो वो रेड हो जाएगा ना, और वहां पे रैशेज या ब्लिस्टर्स पड़ सकते हैं ना, जिसको वो कहते हैं फुटके। तो इसीलिए मैंने बोला कपड़े में रैप करके, ताकि जो अगर सेंसिटिव पेशेंट भी है तो वो उतने गर्माहट को सहन भी कर सके, और वो जो हीट है वो नीचे जा भी सके, है ना। हमेशा चीजें सेंसिबली यूज करते हैं, वरना प्रोफेशनल और लेमैन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप हॉट फॉर्मेंटेशन हॉट वाटर बैग के साथ भी दे सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लो, उसमें टॉवल को डिप कर लो, फिर स्क्वीज कर लो, फिर वही तौलिया गीला रख दो पेट पर 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, गर्माहट प्रोड्यूस कर देगा और अपना काम कर देगा। आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो जो भी आपके लिए फिजिबल हो। ये चीज होती है। और कोई डाउट? नो मैम। किसी को कुछ पूछना है? किसी की पीछे से आवाज आई? अच्छा ठीक है। तो ये मसाज हो गया, ठीक है। फिर एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग मेंसेस नहीं देंगे, मेंसेस में हम एक्यूपंक्चरिंग नहीं करते। एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, वो भी कहाँ पे देंगे, जो फुट के होते हैं पॉइंट्स और जो हेड के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फुट के पॉइंट्स जो होते हैं वहां पे भी यूट्रस हमारा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। तो जब हम फुट मसाज देते हैं ना, और फुट मसाज देने के बाद हम उनको हॉट फुट बाथ देते हैं ना, तो वो जो दर्द है ना उसमें बहुत ही आराम मिलता है और रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो हम उनको फुट पे प्रेशर पॉइंट दे देंगे। और अगर डिस्मेनोरिया का पेशेंट ही आ रहा है हमसे ट्रीटमेंट लेने, तो हम उसको बिफोर मेंसेस एक्यूपंक्चरिंग भी करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि both acupressure and acupuncture through its non-pharmacological approach have been used widely in naturopathic medicine. Acupuncture may regulate neuroendocrine activity, ठीक है, endocrine, and the receptor expression of HPO axis, which increases nitric oxide levels and releases smooth muscles and helps in relieving primary dysmenorrhea, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब
रिलीज होगा तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होगा, तो ब्लड का फ्लो हमारा बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसमें जो डिस्मेनोरिया है उसमें रिलीफ मिलेगा, ठीक है, जो स्पैज्म होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो एनाल्जेसिक पॉइंट देते हैं पेशेंट को फॉर 1 वीक और फॉर 15 डेज, ठीक है, जिसमें आपके हेगो पॉइंट्स होते हैं और दूसरे भी पॉइंट्स होते हैं, वो दोगे, वो अभी मैं शो कर रही हूँ आपको। और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि ये क्या करता है, एंडोर्फिन को रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन को, ठीक है, और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। देखो, पेन क्यों हो रहा है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अकॉर्डिंग डिसहार्मनी ऑफ लिवर, स्प्लीन और किडनी है, ठीक है, जो कि वेस्ट क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ स्टैग्नेशन ऑफ की, मतलब कि जो वाइटल एनर्जी है उसका रुकावट होना, ठीक है, और स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड डैम्प हीट, मतलब कि आपका जो लोअर जॉ है वहां पर क्या हो रहा है कि इकट्ठा है हीट और कोल्ड। डेफिशिएंसी ऑफ की एंड ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ की ऑफ ब्लड से मतलब है कि प्राण, आपकी जो शक्ति है, वाइटल एनर्जी है, जो नेचुरोपैथी में वाइटल एनर्जी होता है उसी को एक्यूपंक्चर मेडिसिन में बोलते हैं की, उसका डेफिशिएंसी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको डिस्मेनोरिया हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, ठीक है, जैसे कि K3 दिया हुआ है, आपका स्प्लीन 4 दिया हुआ है, स्टमक का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, लिवर का दिया हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन का दिया है, वो ये कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या करते हैं, आपका एनाल्जेसिक का काम करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो नीडलिंग कर सकते हैं प्रायर टू मेंसेस, नहीं तो हम उससे बेस्ट है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे सकते हैं, एक्यूप्रेशर, ठीक है, मीन्स हम मसाज कर रहे हैं और उसके साथ प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं, तो भी पेशेंट को बहुत ही रिलीफ मिलेगा। मैम सॉरी, मैं एक्चुअली दूसरे जगह पैथिक का कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन हमको उधर बताया गया कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड एक्यूपंक्चर को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैंने भी तो यही बोला ना कि एक्यूपंक्चर मेंसेस के टाइम नहीं देंगे, बिफोर मेंसेस देंगे। तो हाँ, मेंसेस के टाइम एक्यूपंक्चर नहीं देते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, ये एक्यूपंक्चर किस प्रिंसिपल पे काम करता है पता है आपको, ये ने yang की एनर्जी पे काम करता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ब्लड का फ्लो बढ़ाने का काम कर रहा है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो जब आप मेंस्ट्रुएशन में नीडलिंग करते हो ना, तो वो ब्लड फ्लो को और बढ़ा देता है, जिसके कारण और हैवी ब्लीडिंग होती है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि आप ड्यूरिंग मेंसेस एक्यूप्रेशर दोगे, प्रेशर पॉइंट ऑन सोल्स, फीट के सोल्स पे देंगे और हेड पे देंगे, ठीक है, और चाहे तो बिल्कुल हल्का सा सर्कुलर मोशन में हम एब्डोमेन पे मसाज देकर हॉट बैग पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो अपना 10 to 15 मिनट्स के लिए ले ले, दैट्स इट। ये मेंसेस के टाइम का है। और बिफोर मेंसेस उनको जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको दिखाए हैं वो पॉइंट्स पर आपको नीडलिंग करनी है, और उसके साथ साथ मसाज में हम प्रेशर पॉइंट्स भी देंगे, ऐसे करेंगे। फिर योगा थेरेपी। देखो, योगा एक्चुअली क्या होता है ना, इसका जो रोल प्ले होता है वो बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहता है। मतलब कि योगा अपना इफेक्ट तभी दिखाता है जब हम इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं और उसके साथ हम एक अच्छा डाइट फॉलो करते हैं और एक अच्छा वो थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं। योगा जो होता है वो ड्यूरिंग मेंसेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। मेंसेस के टाइम हम नॉर्मली वज्रासन में बैठ सकते हैं, या तो हम प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी, ठीक है, या शवासन में लेट सकते हैं, ठीक है। ये लाइट जो होते हैं ये योगा पोजेस कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस, स्पेशली फर्स्ट 4 डेज, ये चीज है। बट अब हमें डिस्मेनोरिया को अगर कॉम्बैट करना है, मतलब उसको हमें क्योर करना है, तो योगा हमको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट फॉर्म में एटलीस्ट 3 महीने करना पड़ेगा। एंड आप जब करते हो ना, तो ना ही केवल वो डिस्मेनोरिया पे काम करता है, बट आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना उनका भी इन्हांसमेंट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी इन्हांसमेंट करता है, ऑल एंड ऑल आपके बॉडी पर भी उसका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो योगा क्या करता है, पेन के इंटेंसिटी को घटाता है और साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके साथ जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है
उसको भी वो कम करने का काम करता है। तो यहाँ पे कुछ पोजेस दिए हुए हैं जिसपे ट्रायल हुआ था, ठीक है। उसमें कोबरा भुजंग आसन हो गया आपका, ठीक है। कैट पोज हो गया, फिश पोज हो गया। ये क्या करता है, जब लूटियल फेज में व्यूमेन करते हैं तब आपको क्या होता है कि इससे आराम मिलता है। ये फेजेस जो मैंने बताए थे याद है ना, मेंस्ट्रुअल फेज, लूटियल फेज, प्लोरिफलेटिव फेज वाले, यस मैम। याद है यस ना? मैम। या पूछूं मैं? शांत हो यस गए यस मैम। अब आप? चलो पूछती हूँ, चलो वन बाई वन बताओ। बताओ लूटियल फेज क्या होता है, कुछ भी बताओ, कोशिश करो। अरे ट्राई करो, फिर तो मैं हुई डायरेक्ट करने के लिए। ट्राई करो आप। मैम ल्यूटेल फेज जो आपने बताया कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड साइकिल है 28 to 30 डेज। पूरा फेजेस की आखिरी बात। फेज और पूरा लास्ट फेज का जो पीरियड का रहती है ना, हाँ, आ, राइट। वो इतना एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन लास्ट फेज का रहता है। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इट्स ओके। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। देखो, ये 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है, कि इसके बाद आ रहा है। बट वो वेरी करता है हर पर्सन में, किसी को आफ्टर 28 डेज आता है, किसी को बिफोर 20 डेज आ जाते हैं, 20 डेज या 28 डेज, या फिर किसी को आफ्टर 35 डेज आता है। ये एकदम अलग चीज है। पहले कंसेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को समझो। मेंस्ट्रुएशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको रेगुलर मंथली ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है? जब आपका जो ओवम है वो अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब उसका फ्यूजन स्पर्म से नहीं हुआ। जब स्पर्म से फ्यूजन नहीं हुआ तो जो लाइनिंग थी, ठीक है, वो लाइनिंग आपका शेड होने लगता है, मतलब गिरने लगता है। गिरता है तो किस फॉर्म में गिरता है? ब्लड के फॉर्म में वो गिर जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ओके, अब ये जो पीरियड होता है ये 28 to 30 डेज का होता है। अब इसमें क्या होते हैं ना कि फेजेस आते हैं, साइकिल नहीं, फेजेस। कि इस फेज में क्या होगा, दूसरे फेज में क्या होगा। तो उसमें हमारा आता है पहला मेंस्ट्रुएशन फेज। मतलब जब हमारा, इसको हम डे 1 काउंट करते हैं, मतलब जब हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, जब हमारा यूट्रस जो है, जो इम्प्लांटेशन के प्रिपेयर हुआ था बट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो वो क्या करने लगा, शेड होने लगा, ठीक है। तो ये कितने दिन का हुआ? 3 से 5 दिन का। यूजुअली 3 से 5 दिन का साइकिल होता है। कुछ लोगों को 7 डेज का भी होता है और कुछ का हार्डली 3 डेज लास्ट करता है। बट ये एक जो जनरल होता है कि यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में होता है। तो फर्स्ट डे हम काउंट किए मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब जिस दिन हमें ब्लीडिंग हो रही है, जो 3 से 5 दिन का है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। अब ऐसे समझो, ब्लीडिंग हुई, जो यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा था, ब्लीडिंग हुई, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लड बाहर, ठीक। अब फॉलिकुलर में क्या करेगा, वो दोबारा बनाएगा, जाहिर सी बात है, वो फिर से अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करेगा, ठीक है। तब उसमें क्या होगा, जो प्राइमरी हमारा फॉलिकल होता है, फॉलिकुलर समझो, फॉलिकुलर से क्या आ रहा है, फॉलिकल। जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम स्टार्ट कर रहा है प्लोरिफरेट करना। एंडोमेट्रियम क्या होता है, टिश्यू है, ठीक है, जो यूट्रस लाइनिंग को बना रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, अब फिर से वहां पे क्या करने लगा, प्लोरिफरेशन का काम करने लगा। यूट्रस फिर से स्टार्ट हो करने लगी, क्या करने लगी स्टार्ट, अनदर प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि हमारा बॉडी इसी टाइप से वर्क करता है ना, कि मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, शेड हो गया ब्लड, तो फिर से उसको तैयार करेगा। तो फॉलिकुलर फेज मतलब तैयार कर रहा है, ठीक है। फॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मच्योर हो रहा है, ठीक। फिर ओवुलेटरी फेज आता है, ठीक है। उस फेज में क्या होता है, जो हमारा 13 to 17 डेज का होता है, मतलब फ्रॉम टाइम ऑफ मेंसेस आप काउंट करोगे, जो 13वां दिन होता है और जो 13 से 17 डेज का होता है, उस टाइम आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। इस टाइम क्या होता है, ओवुलेशन टेक प्लेस करता है, मींस कि इस टाइम जो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आता है लूटियल फेज, ठीक है, जिसको पोस्ट ओवुलेशन फेज कहते हैं। जिसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, कॉर्पियस लूटियम उसको प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, जो वॉर्म होती है, जो यूट्रस होती है, उसके लाइनिंग को थिक करता है। थिक करेगा तभी तो वो जो बेबी होगा वो अच्छे से होल्ड हो पाएगा ना। तो ये होता है, ठीक है।
तो ये आपका चलते रहता तो थिक हो गया, अब थिक हो गया बट वहां पे हुआ नहीं प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, तो फिर से वो शट डाउन हो जाएगा। इजी है। अब आप समझ गए ना अच्छे से? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? हम जैसे आपने बताया था 13 to 17 डेज का जो होता है वो टाइम प्रेगनेंसी के लिए मतलब कि प्रेग्नेंट होने के लिए बेस्ट होता है। और मैम आफ्टर हाँ 17 डेज के बाद जैसे कि नॉर्मल टाइम आ जाता है कि भाई उसमें कंसीव नहीं होगा। नहीं, कंसीव होता है बट क्या होता है, चांसेस जो होते हैं वो थोड़े डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम क्या बोलते हैं ना कि उस टाइम अगर मान लो कि आप ड्यूरिंग सॉरी इफ आप मेट कर रहे हो तो उस टाइम क्या होते हैं, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाईएस्ट होते हैं। मतलब अब देखो ना, उतने सारे स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ही तो होता है जो रीच करता है ओवम पे और वहां पे जाके फ्यूज करता है, और वो क्या करता है, आपका जायगोट और एम्ब्रियो, फिर पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। वो भी तो एक प्रोसेस होता है। इसमें कितने सारे फैक्टर्स आपके देखे जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी देखी जाती है और कौन सा बेटर है, ठीक है। बट होता क्या है कि ये चीजें तो चलो एक सेकेंडरी है। 13 to 70 डेज का जो पीरियड होता है वो ऑप्टिमम माना जाता है फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। उसके बाद यू कैन ट्राई, हो सकता है कि आप कंसीव कर पाओ, बट उसको बोलते हैं कि हाईएस्ट होता है वो फेज। जब आप ट्राई करते हो तो यू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, अगर आप हेल्दी हो। ओके।